हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए जीके जीएस का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 3। दोस्तों, ये बुक है स्पार्क पब्लिकेशन का, जिसमें कि टोटल 40 सेट दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, और हर एक सेट में यानी कि प्रत्येक सेट में जीके जीएस के 50 से 55 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो टोटल यहाँ पर आपके 2000 क्वेश्चन हो जाते हैं, जो कि आपकी रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। दोस्तों, यदि आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और ध्यान से मेरी बात को याद रखिएगा, इसमें कुछ सेट इजी हैं तो कुछ हाई लेवल के हैं, कुछ मॉडरेट हैं। तो देखिए, जब हाई लेवल का क्वेश्चन लगाते हैं मॉडरेट लेवल का, तो वहाँ आपके सेट में नंबर कम आते हैं, तो उससे निराश मत होइएगा। ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में सारे ही क्वेश्चन यानी कि 50 के 50 क्वेश्चन इस तरह के नहीं रखता है एग्जाम में। ठीक है ना, तो आप इजी सेट लगाइए और हार्ड भी लगाइए, हर तरह के सेट को लगाइए। और यदि आपके नंबर कम बनते हैं तो उसको देखकर निराश मत होइएगा। ठीक है ना, आप सारे सेट इसके कंप्लीट कीजिए, आपके लिए ये बुक इंपॉर्टेंट रहेगी। दोस्तों, इसमें सारे ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं इसका मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 3। ठीक है दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं इस बुक का सेट नंबर 3। देखिए, पहला क्वेश्चन है, स्वाधीनता का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन को पढ़कर आप आंसर लगा सकते हैं, वीडियो को रोककर आप आंसर लगा सकते हैं। फिलहाल मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। तो देखिए, स्वाधीनता का अर्थ क्या है दोस्तों? तो ऐसा वातावरण का उत्सुक अनुचरण जिसमें मनुष्य को स्वयं सर्वश्रेष्ठ होने का अवसर प्राप्त हो। और ये शब्द किसके हैं? लास्की के, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही आंसर रहेगा। स्वाधीनता का अर्थ क्या है? ऐसा वातावरण का उत्सुक अनुरक्षण जिसमें मनुष्य को स्वयं सर्वश्रेष्ठ होने का अवसर प्राप्त हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन विधि संप्रदाय क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि दार्शनिक संप्रदाय। ठीक है, सबसे प्राचीन विधि संप्रदाय क्या है? दार्शनिक संप्रदाय। अब ध्यान से सुनिएगा इसको। विधि शास्त्र के सैद्धांतिक आधुनिक स्कूल में नेचुरल लॉ स्कूल, एनालिटिकल स्कूल, हिस्टोरिकल स्कूल और सोशियोलॉजिकल स्कूल इसमें शामिल हैं। इस स्तर के आरंभिक तीनों स्कूल में प्रकृति नियम की उत्पत्ति संबंधी विचारों को लेकर आपस में मतभेद है और इनका संबंध नीति शास्त्र से है। ठीक है, दार्शनिक संप्रदाय सबसे प्राचीन विधि संप्रदाय है, आप इस बात को याद रखिएगा। स्वाधीनता का सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षाप्रयोग है। देखिए, तीनों ही क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं और दोस्तों ये कठिन है थोड़े, तो ठीक है ना, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है। और इस प्रकार के क्वेश्चन आप एग्जाम में अक्सर छोड़कर आते हैं। हमें एग्जाम में कौन से क्वेश्चन याद रहते हैं? जो बहुत ही ज्यादा इजी होते हैं, जैसे कि अकबर की दूसरी राजधानी क्या है, कर्नाटक का एकीकरण कब हुआ, भारत का विश्वविद्यालय अधिनियम किस समय लागू हुआ। इस प्रकार के इजी क्वेश्चन तो हम याद करके एग्जाम सेंटर से बाहर आ जाते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन हम कभी याद नहीं कर पाते और इनको छोड़ कर आते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इन क्वेश्चन को आप अच्छे से लगाइए। ठीक है ना, तो देखिए, स्वाधीनता का सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा उपयोग क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि सुदृढ़ एवं निरपेक्ष न्यायपालिका। देखिए, स्वतंत्रता के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपने कार्यों को नियंत्रित करना होता है। समाज शास्त्रियों ने स्वतंत्रता के लिए आवश्यक अधिकारों और स्वतंत्र गतिविधियों को परिभाषित किया है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायालय की स्थापना पर जोर दिया गया है। न्यायपालिका कार्यकारी और विधायी शक्तियों के नियंत्रण से स्वतंत्र होनी चाहिए, इसमें ऐसा बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निजी उद्योग को निम्न में से कौन सा दीर्घकालिक ऋणों का संवितरण करती है, यानी कि कौन सी संस्था है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भू विकास बैंक। ठीक है ना, भू विकास बैंक भारत में निजी उद्योग को निम्न में से यानी कि उद्योग को दीर्घकालिक ऋणों का संवितरण करती है। यदि औसत लागत गिरती है तो सीमांत लागत क्या होती है आपको बताना है। ठीक है, देखिए, जब औसत लागत गिरती है तो सीमांत लागत, ठीक है, उसी दर पर गिरती है, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, क्या कहा?
यदि औसत लागत गिरती है तो सीमांत लागत उसी दर पर गिरती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रंथ सत्यार्था प्रकाश किस भाषा में लिखा गया? तो राइट आंसर इसका हिंदी भाषा में, यानी कि ऑप्शन ए। अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखित ग्रंथ सत्यार्था प्रकाश, ठीक है, 1875 ईस्वी में प्रथम बार हिंदी में प्रकाशित हुआ था। किसने लिखा था इसे? दयानंद सरस्वती ने। और कब प्रकाशित हुआ? 1875 में पहली बार ये हिंदी में प्रकाशित हुआ है। क्या नाम है? सत्यार्थ प्रकाश। मूल्य और उत्पाद किस से बिना बाजार ढांचे में निर्धारक तत्व होते हैं? तो देखिए इसका सही आंसर है पूर्ण प्रतिस्पर्धा में, ठीक है ना। मूल्य और उत्पाद किस से बिना बाजार ढांचे में निर्धारक तत्व होते हैं? तो आंसर रहेगा पूर्ण प्रतिस्पर्धा। देखिए पूर्ण प्रतिस्पर्धा है क्या ये? तो बाजार का एक रूप है जिसमें बड़ी संख्या में क्रेता और विक्रेता प्रतियोगिताओं का सामना करते हैं, ठीक है, प्रतियोगिता का सामना करते हैं और वस्तुओं को खरीदते और बेचते हैं। तो उसे कहते हैं पूर्ण प्रतिस्पर्धा। भुगतान संतुलन लेखा में भुगतान एवज प्राप्तियों एवं भुगतान को और क्या माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है एक पक्षीय अंतरण, ठीक है दोस्तों। भुगतान संतुलन लेखा में भुगतान एवज प्राप्तियों एवं भुगतानों को और क्या माना जाता है? तो इसे माना जाता है एक पक्षीय अंतरण। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन तो दिया है लेकिन ऑप्शन कट रहे हैं। ये है कथन वाला क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, मैं दोबारा फिर से पढ़ा दूंगा, ठीक है, फिर आपको ऑप्शन देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति हो तो उसे, ठीक है ना, जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति हो तो उसे, देखिए आपके पास कथन दिए हुए हैं। यदि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति हो तो उसे, पहला कथन है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की सभी शक्तियां और प्रकार प्राप्त होंगे। दूसरा कथन है राष्ट्रपति के सभी भत्ते और विशेष अधिकार प्राप्त होंगे। तीसरा है राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करना जारी रखना होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर है दोस्तों दिल्ली, यानी कि ऑप्शन डी, ठीक है ना। क्या है इसका सही आंसर? ऑप्शन डी, यानी कि क्या हो जाएगा? केवल दूसरा कथन सही है, केवल दूसरा कथन। कौन सा? ये रहा आपका, राष्ट्रपति के सभी भत्ते और विशेष अधिकार उसे प्राप्त होंगे। कब? जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। देखिए यहाँ मैंने ऑप्शन दिल्ली कह दिया, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। दिल्ली का मतलब है ऑप्शन डी, ठीक है ना, डी। अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति, देखिए क्वेश्चन इतना सा दिया है छोटा सा, लेकिन इसके आप ऑप्शन पढ़िए क्या लिखा है। अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति क्या होता है? देखिए विधान पर आश्रित नहीं होता, विधानमंडल पर आश्रित होता है, या फिर न्यायपालिका पर आश्रित होता है, या फिर मंत्री परिषद के परामर्श से बाध्य होता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि विधानमंडल पर आश्रित नहीं होता है, ठीक है ना। अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति विधानमंडल में आश्रित नहीं होता है। देखिए अध्यक्षीय सरकार शासन का एक वह प्रणाली है जिसमें राष्ट्रपति संवैधानिक रूप से विधायी शक्तियों का स्वामी होता है। इस प्रणाली में सरकार का मुखिया होने के नाते राष्ट्रपति राज्य का भी मुखिया होता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम लागू है, ये इसका एक उदाहरण है। प्रचलित निषेधाधिकार द्वारा संविधान में संशोधन करने की पद्धति कहाँ है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये संविधान से लिया गया है और इसका सही आंसर रहेगा स्विट्जरलैंड, यानी कि ऑप्शन बी। अब ये होता क्या है? तो देखिए स्विट्जरलैंड में यह प्रावधान किया गया है कि वहाँ किसी भी समय या संवैधानिक मुद्दे पर जनमत संग्रह कराया जाता है, जिसके अंतर्गत नागरिकों की स्वीकृति या अस्वीकृति उनकी हाँ या ना में ली जाती है। तो ये है दोस्तों प्रचलित निषेधाधिकार संविधान संशोधन, और ये कहाँ होता है? ये होता है स्विट्जरलैंड देश में। देखिए इससे पहले जो हमने सेट लगाए हैं, सेट 1 और 2, वो काफ़ी इजी थे इसके मुकाबले, ठीक है ना। ये सेट नंबर 3 बहुत ही अच्छा सेट है। इसमें मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन दिए हुए हैं शुरुआत में, तो आप इससे डरिए मत, इन सभी क्वेश्चन को लगाइए क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है? सरकार की संसदीय प्रणाली का अन्य संक्रमणीय गुण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर है संविधान की लोचशीलता, ठीक है दोस्तों, सॉरी, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी।
यानी कि कार्यपालिका और विधानमंडल का संयोजन। ठीक है, सरकार की संसदीय प्रणाली का अन्य संक्रमणीय गुण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह है कार्यपालिका और विधानमंडल का संयोजन। समानता का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार समानता की उदारवादी धारणा के सदृश नहीं है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि आर्थिक समानता। ठीक है, आर्थिक समानता जो है ये समानता का एक प्रकार है जो कि समानता की उदारवादी धारणा के सदृश नहीं है। देखिए, अब यहाँ से इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो आपको अच्छे लगेंगे। इससे पहले सारे ही क्वेश्चन कठिन थे, लेकिन वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है ना, तो सेट पेपर से आप डरिए नहीं, आराम से इसको लगाइए। देखिए क्या कह रहा है, अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? तो सही आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। ठीक है, अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? फतेहपुर सीकरी। देखिए दोस्तों, चित्तौड़ और रणथंभौर पर सैनिक विजय करने के बाद अकबर ने सूफी संत सलीम चिश्ती का सम्मान करने के लिए अपनी राजधानी आगरा से किसी नए स्थान पर स्थानांतरित करने का फैसला किया। उसने शहर का नाम फतेहाबाद रखा, बाद में इसका नाम फतेहपुर सीकरी पड़ गया। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला प्रथम देश कौन सा था? तो ये था दोस्तों पुर्तगाल। ठीक है ना, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला प्रथम देश कौन सा था? तो ये था पुर्तगाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, पुर्तगाली मार्ग निदेशक, ठीक है, जिसका नाम था वास्को डी गामा के नेतृत्व में पुर्तगाली नाविकों ने अटलांटिक महासागर से होते हुए पहली बार सीधे यूरोप से भारत की यात्रा की थी। यह उस युग के सबसे साहसिक अभियानों में से एक माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, कर्नाटक का एकीकरण किस वर्ष किया गया? तो सही आंसर इसका 1956। ठीक है दोस्तों, कर्नाटक का एकीकरण किस वर्ष किया गया? 1956 में। देखिए, कर्नाटक के एकीकरण से तात्पर्य क्या है? भारतीय राज्य में कर्नाटक के शामिल होना। ठीक है ना, एकीकरण का मतलब क्या है? भारतीय राज्य में कर्नाटक को शामिल करना, जो 1956 ईस्वी तक मैसूर राज्य के नाम से प्रसिद्ध था। ठीक है ना, उस समय भारतीय राज्यों की सीमा भाषाई क्षेत्रों के आधार पर बटी हुई थी। ठीक है, कर्नाटक का एकीकरण फजल अली समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया था, इसे याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने लागू किया? तो इसको किया था दोस्तों लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को किसने लागू किया था? लॉर्ड कर्जन ने। देखिए, 1904 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन द्वारा इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट को लागू किया गया था। कर्जन ने 1902 में थॉमस रालेघ के नेतृत्व में भारत में स्थित विश्वविद्यालयों की स्थिति जानने और उनकी स्थिति सुधारने के संबंध में एक विशेष आयोग की नियुक्ति की थी। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, मैं आपको इसका ऑप्शन देता हूं। यहाँ ऑप्शन कट रहे हैं, लेकिन आप कोई भी आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, चीनी यात्रियों ने सर्वप्रथम भारत की यात्रा क्यों की? तो देखिए, क्वेश्चन था चीनी यात्रियों ने सर्वप्रथम भारत की यात्रा क्यों की? तो पहला ऑप्शन है उन्हें बौद्ध धर्म में रुचि थी। दूसरा है उन्हें भारतीय राजाओं ने आमंत्रित किया। तीसरा है उन्हें भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने में रुचि थी। फिर उन्हें भारत में रहने की इच्छा थी। तो देखिए, इसका सबसे बेस्ट आंसर यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर आप लगा सकते हैं। यहाँ पर आप कंफ्यूज होंगे क्योंकि सभी एक जैसे ही लग रहे हैं ऑप्शन। ठीक है ना, तो उसका सही आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए। ठीक है ना, चीनी यात्रियों ने सर्वप्रथम भारत की यात्रा क्यों की? क्योंकि उन्हें बौद्ध धर्म में रुचि थी। ठीक है ना, देश का पहला अल्प आधारित एकीकृत इस्पात संयंत्र कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, यानी कि विशाखापट्टनम। ध्यान से सुनिएगा, विशाखापट्टनम स्टील प्लांट, जिसे विजाग स्टील के नाम से भी जाना जाता है, समुद्र तट पर स्थित देश का प्रथम एकीकृत स्टील प्लांट है। 1971 में स्थापित यह भारत का ही नहीं अपितु एशिया माइनर का सबसे बड़ा सिंगल साइट इस्पात संयंत्र है। पौधों की विशिष्ट रूप में विकास को प्रभावित करने वाली स्थितियों के नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जलवायु स्थितियां। ठीक है ना, जलवायु स्थितियां इसका सही आंसर होगा। पौधों की विशिष्ट रूप से विकास को प्रभावित करने वाली स्थितियां कौन सी हैं? जलवायु स्थितियां। कृषि को स्थानीय समुदाय की आय, जीविका और अवसर का उपकरण होना चाहिए, यह कथन किसका है?
तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी यानी कि डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है दोस्तों, कृषि को स्थानीय समुदाय की आय, जीविका और अवसर का उपकरण होना चाहिए, यह कथन किसका है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, तो याद रखिएगा 1851 में। ठीक है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना 1851 ईस्वी में की गई थी। देखिए इसको इंग्लिश में कहते हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये एक सरकारी संगठन है जो भूविज्ञान विषयों से संबंधित सर्वे और अध्ययन को करता है। जो विकास भावी पीढ़ियों की उनकी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करे, वह ब्रंटलैंड कमीशन का मुख्य केंद्र बिंदु था। उसे क्या कहते थे? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि सतत विकास। ठीक है ना, सतत विकास क्या है? ये वो विकास जो भावी पीढ़ियों को उनकी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करे, वह ब्रंटलैंड कमीशन का मुख्य केंद्र बिंदु था। क्या कहते हैं इसे? सतत विकास। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लिया गया है साइंस से। ठीक है, अग्नाशय कौन सा रस निःसृतित करता है? तो राइट आंसर रहेगा इसका इंसुलिन। ठीक है दोस्तों, अग्नाशय कौन सा रस निःसृत करता है? इंसुलिन। देखिए साइंस से क्वेश्चन लिया गया है, अच्छा क्वेश्चन है। जब हम छुई मुई के पौधे की पत्तियों को छूते हैं तो पत्तियां बंद हो जाती हैं। ठीक है ना, इस गति को क्या कहते हैं? तो देखिए इस गति को कहा जाता है कंपनुकुची गति। ठीक है, क्या कहते हैं? कंपनुकुची गति। जब हम छुई मुई के पौधे को छूते हैं तो पत्तियां अपने आप वो बंद हो जाती हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उस गति को कंपनुकुची गति। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, ऊतक संवर्धन की अवधारणा किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, साइंस से पूछा जाने वाला। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर रहेगा, हेवर लेडेंट ने। ठीक है, हेवर लेडेंट ने इन्होंने ऊतक संवर्धन की अवधारणा की थी। अगला क्वेश्चन है, चोंच किससे बनती है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी यानी कि जबड़े से। ठीक है दोस्तों, चोंच किससे बनती है? तो ये बनती है जबड़े से। देखिए सभी चोंचें जो दो जबड़े में होती हैं प्रायः ऊपर वाले हिस्से को ऊपरी मैंडिबल मैक्सिला कहते हैं और निचले हिस्से को निचला मैंडिबल कहते हैं। ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन है, पिन्ना यानी कि कर्णपाली एवं बाह्य श्रवणीय नली पाई जाती है, तो ये कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है स्तनपायी में। किसमें? स्तनपायी में ये पाई जाती है। देखिए बाह्य कर्ण या फिर इसे कहते हैं पिन्ना केवल स्थलीय स्तनपायी वर्ग के जंतुओं में पाए जाते हैं। इनके बाहर ही यानी कि बाहर वाले कान पीले रंग की हल्की प्रत्यस्था उपस्थिति से बने होते हैं जो एक आवरण से ढके रहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जा सकता है? तो इसे हम कर सकते हैं दोस्तों आर्किमिडीज का सिद्धांत से। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर सी सही रहेगा। धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जा सकता है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत के द्वारा इसकी शुद्धता का निर्धारण किया जा सकता है। यदि पदार्थ के द्रव्यमान और वेग दोनों को उनके परिणामों से दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर रहेगा चौगुनी। ठीक है, याद रखिएगा, यदि पदार्थ के द्रव्यमान और वेग दोनों को उनके परिणामों से दुगना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा ये कितनी गुनी हो जाती है? 4 गुनी। अगला क्वेश्चन है डबल फॉल्ट। देखिए क्वेश्चन ये रिपीटेड है, यानी कि ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है रेलवे एग्जाम में। ठीक है ना, याद रखिएगा डबल फॉल्ट शब्द किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है बैडमिंटन खेल से। ठीक है, डबल फॉल्ट किससे संबंधित है? बैडमिंटन खेल से। अप्रभावी तरंग किससे बनती हैं? तो देखिए याद रखिएगा, अप्रभावी तरंगें ये किससे बनती हैं? तो दोस्तों ये बनती हैं विपरीत दिशाओं में चालित समान आकृति को दो तरंगों के द्वारा। ठीक है ना, याद रखिएगा, विपरीत दिशा में चालित समान आकृति की दो तरंगों के द्वारा बनती है अप्रभावी तरंगें।
देखिए कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया है और याद रखिएगा 2 से 3 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर के एग्जाम में जरूर मिलेंगे। देखिए क्या कह रहा है, कंप्यूटर पर क्या पिक्चर फाइल का विस्तार नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है ना, .mdv। अब ध्यान से सुनिएगा, देखिए कैमरा, प्रिंटिंग, स्कैनिंग, इंटरनेट पर इमेज फाइल को देखने के लिए सामान्य तौर पर हम JPG, TIF, PNG और GIF फॉर्मेट का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जबकि .mdv का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मेमोरी का कौन सा माप सबसे बड़ा है? देखिए कंप्यूटर से क्वेश्चन फिर से यहाँ पर लिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मेमोरी का सबसे बड़ा माप कौन सा होता है दोस्तों? तो ये होता है टेराबाइट, जिसे हम टीवी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। मेमोरी का सबसे बड़ा माप कौन सा है? टेराबाइट। अगला क्वेश्चन है, अंतरा किस देश की न्यूज एजेंसी है? तो सही आंसर है इसका इंडोनेशिया, ठीक है ना। याद रखिएगा अंतरा किस देश की न्यूज एजेंसी का नाम है? तो यह है इंडोनेशिया देश की न्यूज एजेंसी। एक ऑक्सीजन अणु में 2 परमाणु किससे बद्ध होते हैं, यानी कि बंधे होते हैं? तो इसका सही आंसर है 2, यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है दोस्तों। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी कि 2 आबंधों से, ठीक है, 2 आबंधों से बंधे होते हैं एक ऑक्सीजन में अणु, ठीक है ना। एक ऑक्सीजन अणु में 2 परमाणु किससे बंधे होते हैं? 2 आबंध द्वारा। वायु में नाइट्रोजन गैस के लिए प्रतिस्थापित निष्क्रिय गैस कौन सी है जिसका प्रयोग गहरे समुद्र में गोताखोर द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर है इसका हीलियम, ठीक है ना। गोताखोरों के द्वारा समुद्र में गहरे पानी में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है हीलियम गैस का, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है यूरेनियम परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो दोस्तों इसमें न्यूट्रॉन की संख्या याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है 146, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखिएगा, ठीक है। यूरेनियम परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो इसमें होते हैं 146 न्यूट्रॉन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। मूल्य दाब किससे मापा जाता है? तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, ऑक्सेनोमीटर। याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है ना, बैरोमीटर मत लगाइएगा। देखिए क्या कह रहा है, मूल्य दाब किससे मापा। देखो मूल्य का मतलब है रूट प्रेशर, रूट यानी कि जड़ों की बात कर रहा है, पेड़ों की जड़ों की। मूल्य दाब यानी कि रूट प्रेशर किससे मापा जाता है? ऑक्सेनोमीटर के द्वारा। देखिए इसे हिंदी में कहते हैं वृद्धि मापी, ठीक है, वृद्धि मापी। जड़ों की जाइलम कोशिकाओं में होने वाले विकास तथा पौधों की वृद्धि को मापने के लिए ऑक्सेनोमीटर यानी कि वृद्धि मापी का प्रयोग किया जाता है। कोशिका किसके कारण स्फीत हो जाती है? तो सही आंसर है अंतःपरासरण के द्वारा, ठीक है ना। कोशिका किसके कारण स्फीत हो जाती है? अंतःपरासरण के कारण। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, अंतः शोषण की प्रक्रिया में क्या निहित है? तो सही आंसर है अवशोषण, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। अब देखिए इसको सुन लीजिए, अंतः शोषण ये है क्या? ठोस पदार्थ द्वारा जब किसी विलयन की सहायता से जल अवशोषित किया जाता है तो वह प्रक्रिया अंतः शोषण कहलाती है, ठीक है। ऐसे पदार्थ जो जल का अवशोषण करते हैं और जल में घुलनशील नहीं हैं अंत शोषक कहलाते हैं। यह बीज के अंकुरण का पहला चरण होता है। किसमें रखे जाने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, यानी कि अल्प परासरण दावी घोल में। अल्प परासरण दावी घोल में रखे जाने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है। देखिए एक कोशिका को जब हाइपोटोनिक विलयन में रखा जाता है तब जल पौधे की झिल्ली में पहुंचता है और कोशिका का परिमाण बढ़ जाता है। अंततः कोशिका की झिल्ली के बड़े जाने से यह कोशिका की कठोर दीवार को धक्का देती है। ऐसी स्थिति में कोशिका सूज जाती है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100वीं भारतीय साइंस कांग्रेस में किस भारतीय विश्वविद्यालय को सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान पुरस्कार मिला था? तो इसका नाम है सिक्किम विश्वविद्यालय को। किसको? सिक्किम विश्वविद्यालय को। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से। देखिए क्या कह रहा है, कौन बनेगा करोड़पति 6 की प्रथम महिला विजेता कौन थी?
तो इनका नाम था सनमीत कौर साहनी। क्या नाम था? सनमीत कौर साहनी। देखिए, चंडीगढ़ की मूल निवासी तथा मुंबई में गृहिणी के रूप में रहने वाली सनमीत कौर साहनी टीवी के लोकप्रिय गेम शो कौन बनेगा करोड़पति में 5 करोड़ रुपए की इनामी राशि जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी थी। श्रम की मांग को क्या कहते हैं? देखिए, आप आंसर लगा सकते हैं वीडियो को रोककर, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन क्योंकि थोड़े कठिन हो जाते हैं बच्चों के लिए, तो इसका सही आंसर है व्युत्पन्न मांग, ठीक है। श्रम की मांग को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं व्युत्पन्न मांग। निम्नलिखित में से कौन सा माल एवं सेवाओं पर निवेश व्यय नहीं है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि मकान की खरीद, ठीक है। याद रखिएगा, मकान की खरीद ये माल एवं सेवाओं पर निवेश व्यय नहीं है। रूसी क्रांति का प्रमुख सूत्रपाद कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रेलवे के एग्जाम में कई बार पूछा गया है, और इनका नाम है लेनिन, ठीक है दोस्तों। लेनिन एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि रूसी क्रांति के प्रमुख सूत्रपात थे। अगला क्वेश्चन है, राग भैरवी का गायन काल है, यानी कि आपको बताना है कि राग भैरवी किस समय गाया जाता है। तो दोस्तों प्रातः काल में गाया जाता है राग भैरवी को, ठीक है ना। राग भैरवी का गायन काल क्या होता है? प्रातः काल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन तो आ गया, लेकिन ऑप्शन 2 ही आए। हो सकता है इन दोनों में से आंसर हो, तो आपका काम तो यहाँ हो जाएगा, यानी कि आपको क्वेश्चन यहाँ पर याद हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो पहला ऑप्शन है लोकसभा का अध्यक्ष, भारत का राष्ट्रपति, फिर है राज्यसभा का सभापति। मैं बता देता हूं आपको, ऑप्शन सी में है राज्यसभा का सभापति, उसके बाद है संसद का वरिष्ठतम सदस्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है दोस्तों। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता, ठीक है, संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। दोस्तों आज का वीडियो यही एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के साथ।